अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है गैसियस एक्सचेंज के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स एट द एलुलर लेवल। के गैसेस एक्सचेंज एलुलर लेवल पर किस तरह से होता है। गैस exchange takes place in the millions of the alveoli in the lungs and the capillaries that envelop them. Inhaled air moves from the alveoli to the blood in the capillaries, and carbon dioxide moves from the blood in the capillaries to the air into the alveoli. In the alveoli. alveoli जो है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये मिलियंस में होते हैं। ओके, और फिर यही वो वाहिद जगह होती है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। और देखें, इनको जो कैपिलरीज हैं वो इन्वेलप की हुई होती हैं, यानी कि घेरी हुई होती हैं। और फिर इनमें से जो है जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो एयर जो है यहाँ पे एलुलाई तक पहुँचती है, फिर इसके अंदर से कैपिलरी के अंदर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कैपिलरी से एलुलाई में आ जाता है, फिर हम उस एयर को एक्सहेल कर देते हैं। ओके, इस तरह से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है एलुलर लेवल पर होता है। वाई रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेस इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों बढ़ जाती है। When a person does any physical activities like exercise in our body, oxygen need increases to regulate the oxygen level in our body. Breathing increases. That's why rate of breathing increases in human beings. जब भी कोई शख्स जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, जैसे कि एक्सरसाइज में रनिंग आ जाती है। ओके, जैसे आपने 5 मिनट रनिंग करी, उसके बाद जो है आप बहुत तेज़ सांस लेने लग जाते हैं, आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को जो है ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, तो उस ऑक्सीजन की नीड को रेगुलेट करने के लिए आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है इंक्रीज़ हो जाती है। आप जल्दी सांस लेते हैं, आपकी बॉडी को नीड जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, आपकी इसी वजह से जो है आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाती है। विच ऑफ द पिगमेंट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो कौन सा पिगमेंट है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाया जाता है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन वर्टिब्रेट इज़ हीमोग्लोबिन। लेकिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट वर्टिब्रेट्स में होता है ना, हम इंसान वर्टिब्रेट्स है ना, तो हमारे में जो है हीमोग्लोबिन होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। व्हेन ब्रीथिंग प्रोसेस डेवलप इन एनिमल्स। जानवरों में ब्रीथिंग प्रोसेस कब डेवलप होता है। ब्रीथिंग a process in which air gases goes in and out of the lungs. During this process various respiratory organs are involved. This process goes on continuously throughout the life of an organism. The mechanism of movement of air from outside to deep inside and vice versa. देखिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि ब्रीथिंग स्टार्ट कब होती है। वैसे देखिए, जब बच्चा जो होता है, बेबी जो होता है, मदर के वोम में होता है, जब उसके लंग्स जो हैं वो बन जाते हैं, मगर ब्रीथिंग बाद में स्टार्ट होती है। देखें, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रीथिंग जब डेवलप होती है जब एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर जाती है और फिर बाहर आती है, यानी कि हम एयर को यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तब ब्रीथिंग डेवलप होती है। और इस प्रोसेस के दरमियान जो है बहुत से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है जब तक कि इंसान ज़िंदा होता है, यानी कि पूरी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा है, उसकी ज़िंदगी है, वो सांस लेता रहेगा। मैकेनिज़्म जो होता है ना हमारी ब्रीथिंग का, यानी कि मूवमेंट का, ब्रीथिंग का, कि वो हमारे लंग्स के अंदर किस तरह से जाती है, वो वाइस वर्स होता है। वाइस वर्स यानी कि देखें, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं, डायफ्राम होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो यही मसल्स जो हैं और डायफ्राम जो है, रिब्स है, ये जो है रिलैक्स होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं, वाइस वर्स। वाई ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ह्यूमन बींग्स की ब्रीथिंग को नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्यों कहा जाता है। When a person inhale, the diaphragm and muscles between your ribs contract, intercostal muscles, creating a negative pressure inside chest cavity. That's why breathing of human beings called negative pressure breathing. देखिए, जब कोई भी शख्स इनहेल करता है ऑक्सीजन,
हमारा जो डायफ्राम होता है और जो हमारे रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं जिनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, वो जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, और फिर वो क्या करते हैं कि एक नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट करते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में। अब देखें, आप इनहेल करें ऑक्सीजन और उसको रोक लें एक थोड़ी सी देर के लिए, 5-6 सेकंड के लिए रोकेंगे तो आपको खुद को जब एक प्रेशर सा अपने चेस्ट कैविटी के अंदर फील होगा। तो हमारी जो ब्रीथिंग का मेकनिज़म होता है, इसी वजह से ह्यूमन बीइंग की ब्रीथिंग को नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग कहा जाता है। Why hair and mucus glands are present in nostrils and trachea? म्यूकस ग्लैंड्स और हेयर नोस्ट्रल्स और ट्रेकिया में क्यों प्रेजेंट होते हैं? हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स both are present in nostrils and trachea for providing us protection, such as the mucus glands secrete mucus and mucus traps smaller particles like dust particles, pollen and smoke. Hair-like structures called cilia line the mucous membrane and move the particles trap mucus out of the nose. हेयर और म्यूकस ग्लैंड दोनों ही हमारी नोस्ट्रल्स और ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, फराहम करने के लिए। जैसे कि देखें, म्यूकस ग्लैंड आप सबको पता है कि म्यूकस सिक्रेट करता है और म्यूकस जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, पोलन और स्मोक। सही है। और हेयर जो होते हैं हेयर को देखें सीलिया भी कहा जाता है, और ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो कि म्यूकस होता है वो वाला म्यूकस जो कि पार्टिकल ट्रैप होते हैं, ओके, उस म्यूकस को मूव करवाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ लाते हैं, या फिर जैसे कि हम बलगम वगैरह थूकते हैं उस ज़रिए भी जो है हमारे मुंह से ये पार्टिकल ट्रैप म्यूकस जो होता है वो निकल जाता है, और नोज से भी। ओके, व्हाट टाइप ऑफ वेंटिलेशन अकर इन ह्यूमन में क्या टाइप होती है वेंटिलेशन की? Two types of ventilation occur in human. They are, one is pulmonary ventilation, second is mechanical ventilation. ह्यूमन में दो तरह की वेंटिलेशन होती है, जिनमें से एक है पल्मोनरी वेंटिलेशन और दूसरी है मैकेनिकल वेंटिलेशन। Draw a flow chart for the passage of air from external neuroses to alveoli. लेकिन कह रहे हैं कि फ्लो चार्ट जो है ड्रॉ करें एयर पैसेजवे का एक्सटर्नल नेरेसिस से अल्वोलाई तक। देखें, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना करना है कि ये जो एयर पैसेजवे है ना, जहाँ से एयर गुजरती है, उस जगह का सिर्फ नाम इसमें लिखना है। एक फ्लो चार्ट बनानी है, कहाँ से? एक्सटर्नल नेरेसिस से अल्वोलाई तक। एक्सटर्नल नेरेसिस नेज़ल कैविटी में जाती है, फिर नेज़ल कैविटी से जो है फेरिंक्स में जाती है एयर, और फिर फेरिंक्स से लैरिक्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकी में, और फिर ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल ट्रांसपोर्ट टू लंग्स? कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड is transported in the blood from the tissue to the lungs in three ways. One is dissolved in solution, second buffered with water as carbonic acid, third bound to proteins, particularly hemoglobin. Approximately 75% of carbon dioxide is transported in the red blood cells and 25% in the plasma. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीन तरह से ट्रांसपोर्ट की जाती है, जिनमें से पहला तरीका है डिसॉल्व इन सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होके, और सेकेंड है बफर होती है वाटर के साथ, जैसे कि कार्बोनिक एसिड। थर्ड वे है बाउंड टू प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ बाउंड होके, जैसे कि हीमोग्लोबिन। और तकरीबन जो 75% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है, और 25 जो है प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है।